Good morning, girls. So today we are going to start the chapter cell cycle. सेल साइकिल हम कर चुके हैं. पार्ट 1 जो था इसका माइटोसिस का वो कर चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी उसकी माइटोसिस की भी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल साइकिल जो था उसका मीनिंग हमने समझ लिया था. ऑल द इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द डिवीजन ऑफ अ सेल अकर्स इन अ साइक्लिक मैनर, उसे कहते हैं सेल साइकिल. मतलब जितने भी इवेंट्स होंगे एक सेल को डिवाइड करने के लिए वो इवेंट्स एक साइक्लिक मैनर में होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल मतलब जो भी इसके अंदर एंटर करेगा वो डिवाइड करेगा. ठीक है, डिवीजन जो होती है हमारी दो टाइप की होती है. एक जो होती है उसे हम कहते हैं माइटोसिस, एक जो होती है उसे हम कहते हैं मियोसिस. ओके जो माइटोसिस है इसमें क्या होता है कि प्लॉइडी सेम रहती है. ठीक है, इसमें जो होती है प्लॉइडी वो हाफ हो जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉइडी? वी ह्यूमंस आर डिप्लॉयड. ठीक है, अब अगर ह्यूमन पेरेंट सेल लिया मैंने एक जो कि क्या है 2n है. ओके एंड 2n कितना है 46 क्रोमोसोम्स. तो जब ये माइटोसिस अंडरगो करेगा तो माइटोसिस में रिमेंबर ऑलवेज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी इक्वल साइज की. ठीक है, और हर एक डॉटर सेल का जो प्लॉइडी होगा वो सेम होगा. दैट मीन्स 2n एंड 2n कितने हैं 46. 2n इज इक्वल्स टू 46. मतलब माइटोसिस के अंदर हमारा क्या हुआ है कि हमारा माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो था वो सेम रहा. ठीक है, और प्लॉइडी सेम रही. सेकंड, एक तो ये पॉइंट हो गया. सेकंड, कितने डॉटर सेल्स बने हमारे 2 डॉटर सेल्स 1 पेरेंट सेल से. ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं मियोसिस पे. मियोसिस के अंदर प्लॉइडी हाफ होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा बिकम्स हाफ. तो अगर मैं यही पेरेंट सेल लूँ ह्यूमन सेल जिसका 2n इज इक्वल्स टू 46 है, तो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनका प्लॉइडी हाफ हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा. तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी तो कैसे लिखेंगे 2n का n, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे तो कैसे लिखेंगे 46 का 23. अगर यही पेरेंट सेल मेरा होता 4n इज इक्वल्स टू 10, तो मेरा डॉटर सेल कैसे बनता 4n का हाफ होता 2n और इसका भी हाफ होता क्रोमोसोम का 5. ओके तो मियोसिस माइटोसिस से 2 चीज़ों में डिफ़र करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो आपका हाफ हो जाएगा, मतलब आपकी जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाएगी. ठीक है, सेकंड आपके जो डॉटर सेल्स है 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये एक पेरेंट सेल है 2n इज इक्वल्स टू 36. ठीक है, अगर आप इसका माइटोसिस कराते हो, अगर हम इसका माइटोसिस कराते हैं तो ये बनता है 2n इज इक्वल्स टू 36 एक सेल, और दूसरा सेल भी 2n इज इक्वल्स टू 36. अगर हम इसका मियोसिस कराते हैं तो हमारे पास 4 सेल आएंगे 1 2 3 एंड 4 डॉटर सेल्स आए, और सभी का क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होगा और सभी का जो प्लॉइडी लेवल है वो भी हाफ होगा. तो सबका क्या होगा n आ जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 36 था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18. ठीक है, n इज इक्वल्स टू 18. सो हमारे 2 टाइप की डिविजन्स होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ बिकॉज माइटोसिस के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एंड बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स हाफ, दैट इज व्हाई माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन.
इक्वेशनल मतलब सेम रहना, इक्वेशनल division. And in meiosis what happens is the chromosome number reduces to half. That is why meiotic division or meiosis is called as reductional division. Okay, इतना समझ में आ गया सबको? अब माइटोसिस एंड मियोसिस, पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस, देन वी विल स्टडी मियोसिस. सबसे पहली बात, माइटोसिस जो है इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन. इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, माइटोसिस करता कौन है? आपके एनिमल सेल्स में जो डिवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स इन एनिमल सेल्स दे अंडरगो माइटोसिस, एंड इन प्लांट्स द सेल्स विच अंडरगो माइटोसिस आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, दीज आर द सेल्स विच अंडरगो माइटोसिस. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन, जो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है, एक होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स. ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो होंगे दे आर द स्टेम सेल्स बेसिकली. इन सोमैटिक सेल्स में ही कोई स्टेम सेल्स होंगे. ठीक है, तो स्टेम सेल्स आर काइंड ऑफ सोमैटिक सेल्स बेसिकली. ठीक है, दे विल अंडरगो माइटोसिस. ओके, एंड देन देयर आर जर्म सेल्स. जर्म सेल्स, जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके कैसे हैं? जैसे ह्यूमन मेल के अंदर आपका अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप टेस्टिस में ई लगाते हो तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो जाता है, मतलब 2 टेस्टिस. अगर आई लगाते हो तो आपको पेयर लिखना पड़ेगा, वो सिंगल होता है. मैंने ई लगा दिया है तो मतलब 2 टेस्टिस की बात कर रही हूँ. एंड अ पेयर ऑफ ओवरीज. ठीक है, तो ये जर्म सेल्स इनके अंदर मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड in ploidy. They are haploid in chromosome number. They have half the number of chromosomes. क्योंकि अगर आपका sperm फ्यूज कर रहा है एग के साथ तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए. n इज इक्वल्स टू 23. इसके अंदर भी n इज इक्वल्स टू 23. तभी तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2n बनेगा और ये 46. अगर इसके अंदर 2n इज इक्वल्स टू 46 अगर मैंने कर दिया और इसके अंदर भी 2n इज इक्वल्स टू 46 तो आपका क्या हो जाएगा? जो जाइगोट बनेगा वो हो जाएगा 4n टेट्राप्लॉइड. ठीक है, तो स्पीशीज का प्लॉइडी लेवल सेम रखने के लिए, क्रोमोसोम नंबर सेम रखने के लिए मियोसिस का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मियोसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. और ये जो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस है ये कहाँ होती है? ये जर्म सेल्स के अंदर होती है. ये जर्म सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमंस में कौन से हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका दूसरा नाम भी होता है, उनको कहते हैं गोनाड्स. तो कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि मियोसिस अकर्स इन, ऑप्शन में होगा हार्ट, मसल, लिवर, गोनाड. तो आप क्या करोगे? गोनाड. गोनाड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई भी, टेस्टिस हो जाए, ओवरीज हो जाए, कुछ भी, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनाड्स. ठीक है, गोनाड्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं. एंड दीज जर्म सेल्स आर द ओनली सेल्स ऑफ द बॉडी विच अंडरगो मियोसिस. द अदर टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस. ठीक है, एंड देन you also know that not all cells of the body undergo mitosis, only
स्टेम सेल्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दे अंडरगो माइटोसिस एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन केस ऑफ प्लांट सेल्स दे अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, सारे सेल्स माइटोसिस नहीं करते हैं, स्टेम सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स करते हैं। और मियोसिस कौन करता है? जर्म सेल्स करते हैं, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना, माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, दैट इज व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। नाउ लेट्स बिगिन विथ सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेटा बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। एक इवेंट होगा उसके अंदर जो होगा डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन किस किस की डिवीजन होगी? एक होगी आपकी न्यूक्लियस की डिवीजन। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और एक होती है आपकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया डिवीजन। ओके, अब न्यूक्लियस डिवीजन के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। माइटोसिस के अंदर जब न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। एक होता है आपका प्रोफेज, ठीक है, सेकेंड होता है आपका मेटाफेज, थर्ड होता है आपका एनाफेज, फोर्थ होता है आपका टीलोफेज। ठीक है, ओके, सो कैरियोकाइनेसिस इज अ वेरी बिग स्टेज, इट्स अ वेरी बिग डिवीजन। इसके अंदर बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं। अब हर फेज में कुछ ना कुछ हो रहा है। हर फेज में, प्रोफेज में जो हो रहा है वो मेटाफेज में नहीं हो रहा, मेटाफेज में जो हो रहा है वो एनाफेज में नहीं हो रहा। हर फेज में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। अब उन चीज़ों के लिए पहले सेल को पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। लाइक I know that I have to undergo karyokinesis 1 hour later. So in this 1 hour I will prepare myself कि जिससे कि मैं 1 घंटे बाद जब कैरियोकाइनेसिस करूं तो मेरा स्मूथली कैरियोकाइनेसिस हो जाए। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा होता है साइटोप्लाज्म का काइनेसिस। अगर आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब एक सेल था, ये मेरा पेरेंट सेल था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस किया, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बना दिए। इसको मैंने न्यूक्लियस को हाफ करके 2 न्यूक्लियाई बना दिए। साइटोकाइनेसिस होगा तो अब ये साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होगा, तो अब मेरा एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया, मतलब दोनों सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस चला गया। What will happen if karyokinesis is not followed by cytokinesis? अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका सेल यही रह जाएगा 2 न्यूक्लियस के साथ, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। सो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आता है, राइट द इवेंट विच विल लीड टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आप लिखोगे द कंडीशन वेयर कैरियोकाइनेसिस हैज टेकन प्लेस बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट टेक प्लेस लीड्स टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कैरियोकाइनेसिस करा दो, न्यूक्लियस का डिवीजन करा दो, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, और साइटोकाइनेसिस मत कराओ, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। अब आपका जो ये मैंने आपको बता दिया कि सेल साइकिल के अंदर एक फेज़ होता है जिससे हम कहते हैं डिवीजन फेज़, और उसके अंदर उस फेज़ को, डिवीजन फेज़ को हम कहते हैं एम फेज़। इस एम फेज़ के अंदर 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। एंड साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होती है, प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में डिफर करती है। जो आपके प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर होती है वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड आपके एनिमल सेल्स में होती है वाया फर्रो फॉर्मेशन। ठीक है, सेल
प्लेट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपको पता चल रहा है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट बनेगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये जो सेल प्लेट बनेगी इसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स चाहिए होते हैं, ये क्वेश्चन में आता है आपका। तो इसके अंदर तीन चीज़ें चाहिए होती है हमें। एक तो गोल्जी बॉडीज, ठीक है, उसके बाद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो ये याद रखना सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू साइटोकाइनेसिस किसके अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर। और सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, दो तो हमारे ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हमारे जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और एनिमल सेल्स में आपका सिर्फ फरो फॉर्मेशन होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड। नाउ अब हमने सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल क्या है, एक मैंने आपको सर्कुलर वे में बना दिया, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो हमने डिस्कस किया है अभी, एम फेज। दिस इज कॉल्ड एज एम फेज। ओके, इस एम फेज में कितने फेजेस थे हमारे, 2 फेजेस थे, एक कैरियोकाइनेसिस था और एक साइटोकाइनेसिस था। साइटोकाइनेसिस बहुत छोटा सा था क्योंकि एक छोटा सा फेज है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन, लेकिन कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए 4 फेजेस हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है कैरियोकाइनेसिस और ये बनाया है मैंने साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले क्या होगा, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज, ठीक है। ये मेरा हो गया एम फेज। ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, ये जो इतना सारा जो बच गया है, ये क्या है, दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस मतलब दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। Why is it called as preparatory phase? क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, बिकॉज द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द माइटोटिक फेज और द एम फेज। सेल प्रिपेयर कर रहा है, किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस के लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। इंटरफेज और द प्रिपरेटरी फेज। अब ये बेशक हम इसको कह रहे हैं इंटरफेज, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ना प्रिपरेटरी फेज है तो ये ना एक टाइप का रेस्टिंग फेज है। दिस इज ट्रुथ कि इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, ठीक है। बट रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। आप याद रखना एक चीज को, चाहे कोई सेल डिवाइड करे या ना करे, ठीक है। स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं और आपकी बॉडी के जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते। तो जो सेल डिवाइड कर रहा है या जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, वो बॉडी का हर एक सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, हमेशा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो इंटरफेज में है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो साइटोकाइनेसिस कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, वो हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज हर सेल इज actually oxidizing glucose. Why? To generate ATP. Because ATP is the energy currency of the cell and every cell requires ATP to do the function, all the metabolic reactions. So ATP produce करने के लिए cell reaction हो रहा है, metabolic reaction हो रहा है. What is a metabolic reaction? A chemical reaction taking place inside a living cell is called as a metabolic reaction. Chemical reaction हो रहा है लेकिन living cell के अंदर हो रहा है, living system के अंदर हो रहा है, तो उसको metabolic रिएक्शन बोलेंगे। तो ईच सेल इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एटीपी, दैट इज वाई वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बॉडी का कभी भी कोई भी सेल इनएक्टिव नहीं होता मेटाबॉलिकली, ठीक है। इसको अगर रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं तो रेस्टिंग फेज में ये है कि इट इज ओनली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, इट इज नॉट अंडरगोइंग डिवीजन। रेस्टिंग क्यों है? रेस्टिंग ये है कि वो डिवीजन अंडरगो नहीं कर रहा, वो बस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ठीक है। चाहे वो डिवीजन न्यूक्लियस की हो, चाहे वो डिवीजन साइटोप्लाज्म की हो, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। इट doesn't mean कि it is metabolically inactive, no,
ठीक है, चाहे सेल साइकिल के इंटरफेस में हो या सेल साइकिल से बाहर हो, वो कभी भी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होगा. इट विल ऑलवेज 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 बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, रेस्ट कर सकता है वो. ठीक है, सो इंटरफेस इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज. इंटरफेस के अंदर आपके, अब हमने पढ़े थे 3 फेजेस होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका G1 फेज जिसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज और ग्रोथ 1 फेज. ठीक है, उसके बाद आपका होता है एक एस फेज जो कि सबसे बड़ा फेज होता है इंटरफेस का, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फेज. और एक होता है फिर आपका G2 फेज जिसको हम कहते हैं गैप 2 फेज और द ग्रोथ 2 फेज. उसके बाद G2 के बाद M फेज आता है. M फेज में पहले आपका आता है कैरियोकाइनेसिस. M फेज में कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है आपका साइटोकाइनेसिस. एंड द सेल कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस. उसके बाद वो जो डॉटर सेल है, ईच डॉटर सेल विल एंटर अगेन अ न्यू सेल साइकिल. ठीक है, अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको स्टेम सेल कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल कह रहे हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अंडरगोइंग सेल डिवीजन, वो कोई भी अदर फंक्शन नहीं परफॉर्म करता और उसका नाम नहीं होता, कुछ भी नाम नहीं होता. उसको हम कहते हैं स्टेम सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल. ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. Undifferentiated cells मतलब these cells they can only divide, they do not have any other function to perform. ठीक है, for example RBC has a particular name, red blood cell, and because it has a particular name it has a particular function. वैसे ही cardiac cell का नाम पड़ गया है cardiac cell, that means it has a particular function to do. क्या? contraction, muscle contraction कर रहा है, ATP generate कर रहा है. ठीक, muscle contraction कर रहा है बेसिकली वो, तो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना वो, तो अब वो डिफरेंशिएटेड सेल बन गया. तो जो सेल का नाम होता है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उस सेल को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल. फॉर एग्जांपल RBC, फॉर एग्जांपल WBC, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स, फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन्स, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आइरिस, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, ये सारे के सारे इनके नाम पड़ गए हैं. तो दैट मीन्स दीज आर ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, and the cells which perform a particular function and they are called as differentiated cells, they no longer have the ability to डिवाइड. तो डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब दे डू नॉट हैव एनी फंक्शन टू परफॉर्म एक्सेप्ट डिवीजन. तो इन दोनों में से कौन सा सेल साइकिल के अंदर एंटर करेगा, सेल साइकिल में पूरा पार्टिसिपेट करेगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल साइकिल. नाउ होता क्या है कि हर सेल साइकिल के अंदर एंटर ज़रूर करता है. ठीक है, ग्रोथ और ये G1, S और G2 में हो क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है. याद रखना, S फेज में सबसे पहले S फेज से शुरू करो. S फेज में क्या होता है? सिंथेटिक फेज, मतलब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है. क्या सिंथेसाइज हो रहा है? इसके अंदर DNA रेप्लिकेट कर रहा है. DNA रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस प्लस सेंट्रियोल रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस. 2 चीज़ों का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल के पास सपोजिटली एक DNA मॉलिक्यूल है. ठीक है, उसके 2 डॉटर सेल्स बनने हैं. दोनों डॉटर सेल्स कह रहे हैं मुझे भी एक DNA मॉलिक्यूल चाहिए, मुझे भी एक DNA मॉलिक्यूल चाहिए. तो वो पेरेंट सेल क्या करेगा? वो अपने एक DNA मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट कर देगा या रेप्लिकेट कर देगा और उसकी 2 कॉपीज बना देगा. फिर कहेगा एक डॉटर सेल्स को तू एक DNA मॉलिक्यूल ले ले और दूसरी डॉटर सेल को बोलेगा तू एक DNA मॉलिक्यूल ले ले. ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन इज वेरी 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 क्रूशियल. DNA रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा. क्वेश्चन आता है सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कब होता है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन हर बच्चे को पता है कि S फेज में होता है. सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन भी S फेज में होता है. ठीक है, अब DNA रेप्लिकेशन इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सारी जो प्रिपरेशन होती है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, दैट प्रिपरेशन इज डन इन G1 phase. All the enzymes required for DNA replication and centriole replication, all those enzymes and proteins are created or are formed in G1 phase. ठीक है, साथ में G1 में और भी काम हो रहा है। आप माइटोकॉन्ड्रिया था, दोनों बच्चों ने मांगा, आपके पास 2 है ना, पेरेंट सेल को बोला आपके पास 2 है, मेरे पास भी 2 होने चाहिए, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरे पास भी 2 होने चाहिए। तो अब ऑर्गेनल्स का भी रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो भी आपके ऑर्गेनल्स है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, उन सब का रेप्लिकेशन कहाँ होगा? G1 फेज में होगा। ठीक है, फिर S फेज में आके आपका डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, एंड G2 में आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, प्लस ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द M फेज, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। ठीक है, तो G1 फेज में कौन से प्रोटीन्स बनेंगे? जो S फेज में चाहिए, प्लस आपके इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन हो रहा है। S फेज में ओनली डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। G2 में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन हो जाएगा, साथ में ऑल द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द M फेज वो भी सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका सबसे बड़ा जो फेज होता है इंटरफेज का, दैट इज कॉल्ड एज द S फेज। ठीक है, अब हर सेल जो है वो सेल साइकिल में एंटर करता है, मैंने आपको बताया, चाहे वो डिफरेंशिएटेड हो चाहे वो अनडिफरेंशिएटेड हो। G1 फेज जो है उसके एंड में जाके, उसके एंड से पहले एक फेज आ जाता है यहाँ पे छोटा सा, जिसे हम कहते हैं G0 फेज। ठीक है, G0 फेज और द क्विसेंट स्टेज। ठीक है, दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज मतलब यहाँ पे डिवीजन अब नहीं होगी। तो जितने भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो G1 में एंटर करेंगे। G1 में एंटर करने के बाद S फेज में चले जाएंगे, फिर G2 में एंटर करेंगे, फिर M फेज में एंटर करेंगे। लेकिन जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो कि अब डिवाइड करने वाले नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, बिकॉज दे हैव टेकन ओवर अ पर्टिकुलर फंक्शन, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे कैन नॉट डिवाइड। वो क्या करते हैं? G1 में एंटर करने के बाद G0 में चले जाते हैं और जिंदगी भर G0 स्टेज में ही रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको G0 में कौन कौन से सेल्स मिलेंगे? आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे। नेफ्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? G0 में। ठीक है, उसके बाद आपके न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे? G0 में। ठीक है, और कौन से आपके एपिडर्मल सेल्स कहाँ मिलेंगे? G0 में। उसके बाद डर्मल सेल्स कहाँ मिलेंगे? G0 में मिलेंगे। मैक्रोफेजेस कहाँ मिलेंगे? G0 में मिलेंगे। सबके नाम है, मतलब सब डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो अगर कोई सेल S फेज में आ गया है, नाउ दिस सेल इज कमिटेड टू सेल डिवीजन। अगर वो सेल G1 में है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज अभी G1 के एंड में जाके G0 फेज आएगा। अगर वो G0 में चला जाता है तो फिर तो वो डिवीजन करेगा ही नहीं। तो कोई भी सेल अगर G1 में है तो वी कैन नॉट से वेदर द सेल विल डिवाइड और नॉट, बट वंस द सेल एंटर्स द S फेज, नाउ इट इज कमिटेड। अब तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने हाँ बोल दी है डिवीजन के लिए। और हाँ कैसे बोली है? बिकॉज वो S फेज में आ गया है G0 में ना जाके। ठीक है, तो कमिटेड स्टेज जो होती है आपकी माइटोसिस की या सेल डिवीजन की, दैट इज द S फेज। ठीक है, तो ये आपके इंटरफेज के सारे स्टेजेस हो गए। इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज, बिकॉज द सेल इज नॉट डिवाइडिंग बट ऑल द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इवन द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द G0 स्टेज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग सेल्स बिकॉज दे आर नॉट डिवाइडिंग। रेस्टिंग का मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है,
लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव सारे सेल्स हैं, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो सभी के अंदर हो रहा है, और एक भी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल आपका इंटरफेज, सेल साइकिल के फेजेस हो गए, इंटरफेज, एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट लीड्स टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स की। ठीक है, वी से ह्यूमन बॉडी जो है डिप्लॉयड है एंड देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम होता क्या है? डीएनए। ठीक है, डीएनए हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए है क्या? इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के केस में हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज़ द इन्फेक्शियस मटेरियल, दैट इज़ द मटेरियल विच पासिस ऑन टू द डॉटर सेल्स, दैट इज़ द मटेरियल विच एंटर्स इनसाइड द सेल एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। हमारे एनिमल वर्ल्ड के अंदर, या एनिमल वर्ल्ड ही क्यों, पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वायरसेस को छोड़ के सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब आप बोलो मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। ठीक है, क्योंकि मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया। वायरसेस किसी भी किंगडम में नहीं आता, देयर इज नो पर्टिकुलर किंगडम फॉर वायरस। ठीक है, तो जितने भी हमने 5 किंगडम्स ऑफ आर.एच. विटेकर पढ़े थे उन सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा डीएनए। सिर्फ वायरसेस के अंदर ही, और वायरसेस में भी कुछ ही वायरसेस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल, अदरवाइज हमारा यूजुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब डीएनए के, मैंने आपको ह्यूमन डीएनए की लेंथ बताई थी 2.2 मीटर्स होती है। ठीक है, 2.2 मीटर्स। नाउ अब इतना बड़ा जो डीएनए जो थ्रेड है वो एक एंगस्ट्रॉम डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो कैसे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली आप सबने बताया था मुझे क्लास में कि फोल्ड होके प्रेजेंट होगा, बट ये फोल्डिंग कभी खुल ना जाए तो इसलिए हमने क्या लगाया था? उसके ऊपर टेप लगाई थी। टेप क्या होती है? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सो अब डीएनए और प्रोटीन उसके ऊपर चिपक गए, जिसकी वजह से डीएनए का जो पूरा कॉइलिंग हुआ था वो अब स्टेबल हो चुका है और वो आराम से न्यूक्लियस में रुक जाएगा। ठीक है, तो अब ये खाली डीएनए नहीं रहा, ये डीएनए के साथ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो गया है। जब भी डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं तो केमिकली हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एनए इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, केमिकल नेचर क्या हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो कभी भी आपको न्यूक्लियस के अंदर नेकेड डीएनए नहीं मिलता। नेकेड डीएनए मतलब टेप हटा हुआ डीएनए कभी नहीं मिलता। ओनली एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है ना, तो जहाँ जहाँ पे टेप आ रही होती है ना उसको टेम्परेरीली वो हटा देते हैं, उसका डुप्लीकेशन करते हैं, फिर दोबारा से टेप को वहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेशन के टाइम पे, आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, रेप्लिकेशन किसका होता है? खाली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन का रेप्लिकेशन नहीं होता। उसको हटा दिया जाता है टेम्परेरीली फॉर अ फ्यू नैनो सेकेंड्स, और रेप्लिकेशन होने के बाद फिर से उसको जोड़ दिया जाता है टेप को। ठीक है, और जो हमारा न्यू डीएनए बना है उसको भी हम टेप से जोड़ देते हैं। तो जब भी हमारा डीएनए टेप से जुड़ा होता है तो उसका केमिकल नेचर बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन, और ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन को हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, इस क्रोमैटिन को फाइबर कह लो या इस क्रोमैटिन को थ्रेड कह लो। ठीक है, अभी ये ऐसा सा है, पहले ये इतना बड़ा था डीएनए, अब ये थोड़ा सा कॉइल होके ऐसा बन गया है, तो ये है क्रोमैटिन। ठीक है, अब क्रोमैटिन जो होता है बड़ी लूज फॉर्म है डीएनए की, अगर इसको कंडेंस कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
सबसे कंडेंस्ड फॉर्म कौन सी हुई, ये वाली फॉर्म हुई। सबसे लूज फॉर्म कौन सी हुई, ये वाली। तो लूज फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड और सबसे कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन किसका बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन का। क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन का। ओके, अब रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, G1 के अंदर मेरे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, सपोजिटली आई एम टॉकिंग अबाउट अनियन। अनियन का याद रखना ज़रा, 2n = 14 होता है, आपकी बुक में मेंशन था, तो पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, 2n = 14 प्लॉइडी लेवल एंड क्रोमोसोम नंबर, उसका याद रखना ज़रूरी है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, अब सपोजिटली मैं बात कर रही हूँ 2n = 4 की। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सेल है और मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। अभी ये इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और मेरे पास 4 थ्रेड्स हैं। ठीक है, आप कैसे पता करोगे कि ये 4 हैं या ये 8 हैं या ये 10 हैं, आप सेंट्रोमियर को काउंट करोगे। ठीक है, सेंट्रोमियर जो होता है, इट इज़ दैट रीजन एट विच द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन। ठीक है, ये आपको पता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कब बनेंगी, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, अदरवाइज ये जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज़ दैट पॉइंट ऑफ द डीएनए जहाँ पे 2 आर्म्स डीएनए की ज्वाइंट होती है। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये डीएनए की कौन सी आर्म है, पी आर्म, और ये डीएनए की कौन सी आर्म है, क्यू आर्म। ठीक है, तो जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही आपके क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। ठीक है, और अगर मैं ये ऐसे इस तरीके से बनाऊं, यहाँ पे मैंने आपके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन कर दिए, तो कितने मेरे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स हुए, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 1 2 3 4। ये यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो मेरा डीएनए है वो अनरेप्लिकेटेड है, यहाँ पे क्या है, मेरा डीएनए रेप्लिकेटेड है। जब भी आपके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात होगी, दैट मीन्स आपका डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, दैट मीन्स वो एस फेज से गुजर चुका है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहती थी कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कभी भी डीएनए नंबर क्रोमोसोम नंबर के ऊपर, अब ये डीएनए जो है ये थ्रेड की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड। कितने क्रोमैटिन थ्रेड है, 4। यहाँ पे ये क्या बन गए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जब बन जाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम क्या है, एक रेप्लिकेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4। यहाँ पे कितने हैं, 4, लेकिन ये क्रोमैटिन थ्रेड्स की फॉर्म में है। ओके, फर्क क्या है इन दोनों के अंदर कि ये रेप्लिकेटेड है, ये अनरेप्लिकेटेड है। रेप्लिकेटेड होने की वजह से इनके पास एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है, हर के क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमेटिड अलग से आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका डीएनए कंटेंट जो था, इसको होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये है कैसे, ऐसा। मतलब डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया है। क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। बस एक बात ये हुई है कि ये कंडेंसेशन हो गई है यहाँ पे, और सेकेंडली यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो डीएनए कंटेंट है, मेरा एक तो 2n = 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2n = 4। 2n = 4 मतलब क्रोमोसोम नंबर बता रहा है ये, यहाँ पे भी 2n = 4 ही होगा। यहाँ पे मेरा, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे डीएनए कंटेंट है मेरा 16C। तो यहाँ पे मेरा डीएनए कंटेंट कितना है, डबल है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे कितना है, 16, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट मेरा हो गया 32C। क्रोमोसोम नंबर सेम है, बस डीएनए कंटेंट डबल हो गया। तो G1 में अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर 16C है, तो S फेज में मेरा क्रोमोसोम कंटेंट कितना हो जाएगा, 32C। G2 में कितना होगा, 32C। ठीक है, और M फेज में एंटर करने के टाइम पे कितना होगा, 32C।
ओके लेकिन जब मेरा एम फेज कंप्लीट होगा साइटोकाइनेसिस के बाद, जब मेरे डॉटर सेल्स बनेंगे, ये मेरे 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, और ये मेरा था पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर डीएनए कंटेंट कितना था? 16C। तभी तो जीवन के अंदर 16C था। एस फेज में आके रेप्लिकेशन हुआ, डबल हो गया, इसमें भी डबल हो गया। एम फेज में एंट्री करने के टाइम पे आपका 32C है, और डॉटर सेल्स में कितना बनेगा? डॉटर सेल्स में फिर से दोबारा 16C हो जाएगा, क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर सेम कंटेंट रहता है, हमेशा कंटेंट सेम होता है। सिर्फ माइटोसिस एंड मियोसिस में फ़र्क क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर का, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट सेल में 2n = 4 है, तो यहाँ पे डॉटर सेल में 2n = 4, 2n = 4। और यही बात अगर हम करें मियोसिस की, तो इस पेरेंट सेल से मेरे 4 सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। कंटेंट कितना है इसके अंदर? 16C। मियोसिस में भी 16C रहेगा। पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, हमेशा सेम रहेगा। डीएनए कंटेंट हमेशा सेम रहता है, ये याद रखना, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना है? 2n = 4, यहाँ पे हो जाएगा n = 2, n = 2, n = 2, n = 2, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपसे पूछा जाता है कि पेरेंट सेल में इतना था, अब डॉटर सेल में आफ्टर मियोसिस क्या होगा? ऑप्शन ए डाल दिया उन्होंने, 2n = 4 एंड 16C। फिर ऑप्शन 2 डाला उन्होंने, n = 4 एंड 16C। फिर थर्ड ऑप्शन उन्होंने डाला, n = 4 एंड 32C, ठीक है। फिर उन्होंने फोर्थ ऑप्शन डाला, n = 4 एंड 8C। अब मियोसिस हुई है, सब बच्चों को पता है मियोसिस हो गई ना, तो 2n से n बनेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन है जिसमें n है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि कंटेंट का क्या हुआ है, ठीक है। तो कंटेंट एक में तो सेम, इस ऑप्शन में सेम कह रहा है पेरेंट सेल जितना, इसमें कह रहा है पेरेंट सेल से डबल, इसमें कह रहा है पेरेंट सेल से हाफ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये चूज कर लेते हैं कि नंबर भी हाफ होगा, रिडक्शनल डिवीजन है, और कंटेंट भी हाफ हो जाएगा। नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, कंटेंट पेरेंट सेल जितना ही रहेगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 2। ओके, अब हम शुरू करेंगे माइटोसिस को नेक्स्ट वीडियो में।